ट्रांसलेट AS नॉवल वर्स। ऑडियो एक्सट्रैक्शन AS नॉवल बॉय 1.0। स्वागत है आप सभी का AS नॉवल वर्स पर। कल्पना की एक ऐसी दुनिया जहां साए भी बातें करते हैं और हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। आज हम लेकर आए हैं डेमन स्लेव की डार्क फैंटेसी का एक रोमांचक अध्याय। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और खो जाए इस अनकही दास्तां में। यद्यपि वह एक सुंदर मुस्कान थी, मैं देख सकता था कि उसमें चिढ़ाने का एक संकेत था। जहां तक बात है कि वह किस बात के लिए चिढ़ा रही थी, वह स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर की बनावट और पुरुषत्व का आकार था। दूसरों की तुलना में यह सामान्य से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका इस पर हंसना वास्तव में मेरी भावनाओं को आहत कर गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसके हाथ ने मेरी पैंट के घेरे को छोड़ दिया और वहां आ गया जहां मेरी कामोत्तेजना का केंद्र था। उसने अपनी एक उंगली बाहर निकाली और मेरे अंत के अग्रभाग पर एक हल्की चपत फ्लिक मारी। आह! ये दर्द भरी चीख, जिसमें आनंद का पुट था, मेरे रुकने से पहले ही मेरे मुंह से निकल गई। यह ऐसी आवाज नहीं थी जो मैं सामान्य रूप से निकालता, लेकिन उसके द्वारा प्रहार करने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका। यह एक दर्दनाक एहसास था, लेकिन साथ ही इसने मुझे एक अजीब सुख से भर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। मुझसे ये चीख सुनने के बाद उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होने से नहीं रुक सकी। जैसे ही मैं होश में आया, मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन नीचे देखते ही मैं दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसके कपड़ों के अंदर सीधे देख सकता था और उसकी देह की सुंदरता को निहार सकता था। जैसे ही मैंने उन गुलाबी नज़ारों को देखा, मेरा शरीर और भी सख्त होने से नहीं रुक सका। यह उसके द्वारा चिढ़ाए जाने से पहले से ही उत्तेजित था, लेकिन इस सुंदर दृश्य को देखने के बाद यह इससे ज्यादा उत्तेजित नहीं हो सकता था। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गया, तो सक्यूबस ने इसे देखा और फिर उसकी मुस्कान में एक चिढ़ाने वाला स्वर भर गया और उसने कहा, क्या बस इतना ही है? ये सुनकर मैं शर्म से गुस्से में भर गया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कहने का मौका नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका हाथ आगे आया और उसने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया। खैर, ये पूरा हाथ नहीं था, बल्कि 2 उंगलियां थीं, क्योंकि सिर्फ उतनी ही उसमें समा सकती थी। वह यही नहीं रुकी, उसका हाथ अपने चेहरे पर उस चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ ऊपर नीचे होने लगा। जैसे जैसे वह मुझे सहला रही थी, मैं आनंद की आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही यह आपसी सहमति से नहीं था, लेकिन उसकी तकनीक कुछ और ही थी। कोई कह सकता है कि जैसा कि एक सेक्सुबस वासना की दानवी से उम्मीद की जाती है। उसी समय मैं खुद को और अधिक उत्तेजित महसूस करने से नहीं रोक सका। किसी अज्ञात कारण से उससे टकराने से पहले ही मैं उत्तेजित था, लेकिन जैसे जैसे वह मुझे सहला रही थी, मैं और भी अधिक उत्तेजित होता जा रहा था। इसलिए भले ही मैं इसके खिलाफ था, फिर भी मैं ये सोचने से नहीं रोक सका कि मुझे और चाहिए। वह मुझे सहलाती रही और आनंद मुझे चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स के करीब और करीब ले गया। हालांकि इससे पहले कि मेरा चरम सुख बाहर आता, सेक्सुबस का हाथ अचानक रुक गया और सारा आनंद थम गया। मैं उसके इतने करीब था, लेकिन वह अचानक रुक गई थी। उस समय मैं पूरी तरह से आनंद के वश में हो चुका था और मैं खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, तुम क्यों रुक गई? जब उसने ये सुना, तो सेक्सुबस ने अचानक एक चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी और कहा, प्यारे छोटे लड़के, तुम कह रहे हो कि तुम्हें और चाहिए। अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम बहुत व्यस्त हो। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि मुझे याद आया कि स्थिति क्या थी। वह सही थी, मुझे इस समय उठकर चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं वास्तव में जाना भी नहीं चाहता था। उसके सहलाने से जो एहसास हो रहा था वह इतना अच्छा था कि मैं विरोध नहीं कर सका, कि मैं विरोध करना ही नहीं चाहता था। किसी कारण से मैं वास्तव में उसके साथ अंत तक जाना चाहता था। तो अंत में मैंने एक धीमी आवाज में कहा, जो राघव के लिए अशोभनीय थी, मेरे पास अब कुछ समय है। सेक्सुबस की चिढ़ाने वाली मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह अचानक पीछे हटने लगी। जैसे ही वह खड़ी होने वाली थी, उसने कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास अभी समय नहीं है। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मेरा हाथ मेरे दिमाग से तेज चला और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकती। सेक्सुबस ने मेरी ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती? लेकिन भले ही उसने ये कहा, वह और नहीं हिली। अगर मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा होता, तो मुझे एहसास हो जाता कि यह सब एक जाल था। आखिरकार सेक्सुबस मुझसे ज्यादा ताकतवर थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं उसे पकड़कर रोक सकता था। लेकिन ये बहुत बुरा था कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी कामेच्छा लिबिडो से बहुत अधिक प्रभावित था।
बिना सोचे समझे मैंने कहा, कृपया मुझे पूरा करने दो। इन शब्दों को सुनकर सेक्सुबस की मुस्कान एक बड़ी मुस्कान में बदल गई और उसने कहा, तो तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं जारी रखूं? ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गई और मैं मदहोशी में अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। ये देखकर सेक्सुबस मेरा सिर थपथपाने के लिए आगे आए और कहा, अच्छा लड़का। फिर वह दोबारा मेरी ओर झुकी, लेकिन इस बार उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसका मुंह सीधे मेरे करीब आया। मैं अपने शरीर के उस हिस्से पर उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता था। फिर एक सहज हरकत में उसने मुझे पूरी तरह अपने प्रेम पाश में ले लिया। जिस क्षण उसके होंठ मुझ पर लिपटे, मैं वास्तव में इसे और सहन नहीं कर सका। उसके पिछले स्पर्श की वजह से मैं पहले से ही चरमोत्कर्ष के करीब था, लेकिन अब ये सब राघव जैसे कुंवारे के लिए बहुत अधिक था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, मैंने अचानक अपना सारा सार उसके मुंह में छोड़ दिया। सेक्सुबस की आंखें आश्चर्य से थोड़ी और चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक स्खलित हो जाऊंगा, लेकिन फिर उसके पास वही मोहक रूप था जैसा पहले था। फिर जब मैं समाप्त कर चुका तो उसने निगलने के बाद मुझे अपनी संतुष्टि दिखाई। जब मैंने ये देखा तो मैं और भी अधिक उत्तेजित महसूस करने से नहीं रोक सका। ये बहुत बुरा था कि अचानक मुझमें एक डूबने वाली भावना, सिंकिंग फीलिंग भर गई। ये डूबने वाली भावना मेरे शरीर की गहराई से आए और जैसे ही इसने मुझे भर दिया, मैं अपने शरीर से शक्ति को निकलते हुए महसूस कर सका। मैं बैठा रहने में सक्षम नहीं था और खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक सका। जब मैंने छत की ओर टकटकी लगाकर देखा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे साथ क्या हुआ था। चाहे मैंने अपने शरीर को हिलाने की कितनी भी कोशिश की, मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी शक्ति नहीं जुटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से खाली हो गया हो। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। सेक्सुबी वासना की दानव थी जो ऐसे कृत्यों के माध्यम से पुरुषों की जीवन शक्ति सोख लेती थी। हमने अभी जो किया उसे ऊर्जा का आदान प्रदान माना जा सकता था। तो मेरे शरीर की सारी ऊर्जा खोने और हिलने डुलने में असमर्थ होने का कारण यही होना चाहिए। मैंने अपने ऊपर झुकी हुई सेक्सुबस की ओर थोड़े डर से भरी नजर से देखा। उसके चेहरे की मुस्कान ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उत्तर क्या था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने पाया कि मैं एक भी आवाज निकालने में सक्षम नहीं था। मेरे शरीर से सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। डर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मेरे दिल में समाने लगा। अगर यह जारी रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मेरे पास जीने के लिए अभी बहुत कुछ था। इसलिए मैंने संघर्ष करने के लिए वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं एक उंगली भी नहीं हिला सका। मुझे थोड़ी देर देखने के बाद सेक्सुबस की मुस्कान निराशा से भरने लगी और उसने कहा, क्या वाकई बस इतना ही है? क्या तुम्हारे पास वास्तव में इतनी ही जीवन शक्ति है? वह बस रुक गई जैसे वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन मुझमें ऊर्जा नहीं थी। मैंने उसे छोड़ने के लिए विनती भरी नजरों से देखा। बेशक उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन सब में सबसे बुरा हिस्सा ये था कि जो कुछ भी मुझे उत्तेजित कर रहा था वह मुझ पर काम करता रहा और मैं फिर से सख्त होने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही उसने ये देखा, सेक्सुबस ने कहा, इस स्थिति में भी तुम उत्तेजित हो रहे हो। तुम वास्तव में एक दयनीय व्यक्ति हो। मेरे गर्व के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। मुझे थोड़ी देर तक घूरने के बाद सेक्सुबस ने मुझे कॉलर से पकड़ा और फर्श से ऊपर उठा लिया। उसने कहा, चलो चलते हैं, कम से कम तुम एक अच्छा एपेटाइजर क्षुधावर्धक बनोगे। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां एक कामोत्सव ऑर्जी के बीच कई लोग थे। अंदर मौजूद पुरुष और महिलाएं सेक्सुबस के इशारे पर पथराए आंखों से उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलने लगे। जहां तक बात है कि हम सब कहां जा रहे थे, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। लॉर्ड बैरन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उन्होंने अपने भीतर गहराई से जलन का अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि इस जागीर मैनर के साथ कुछ गलत था। जैसे जैसे वह गलियारों से गुजरते गए, वह उत्तेजित महसूस करने से नहीं रोक सके। उन्हें अंदाजा था कि इसका कारण सेक्सुबी की उपस्थिति है। चाहे जो भी हो, लॉर्ड बैरन उन्हें रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन उनके पीछे से मिस मॉर्गन की आवाज आई। लॉर्ड बैरन ने शांति से कहा, मिस मॉर्गन, क्या उस कमरे में कुछ ऐसा है जिससे आप असंतुष्ट हैं? मिस मॉर्गन ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस उसी मोहक मुस्कान के साथ उन्हें देखती रही। लॉर्ड बैरन जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे, लेकिन मिस मॉर्गन ने उन्हें कंधे से पकड़ लिया। वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा, लॉर्ड बैरन, यदि मुख्य अतिथि ही नहीं आएंगे तो हम कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते।
वह उन्हें खींचकर मुख्य हॉल में ले आईं। हॉल के अंदर एक बड़ा कामोत्सव चल रहा था। वहां कई नग्न शरीर थे और सेक्सुबी ने लोगों की जीवन शक्ति सोख ली थी। लॉर्ड बैरन का चेहरा बिगड़ गया। मिस मॉर्गन ने फिर बैरन के करीब आकर उन्हें लुभाने की कोशिश की और अपने कपड़े उतार दिए। लेकिन वह ये जानकर चौंक गईं कि बैरन उत्तेजित नहीं हुए। तभी लॉर्ड बैरन की नज़र एक सुंदर कोमल युवक की ओर गई। उसे देखते ही बैरन उत्तेजित होने लगे। मिस मॉर्गन ने उपहास करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी। मिस मॉर्गन ने इल्यूजन मैजिक मृग तृष्णा जादू का उपयोग कर अपना रूप उस युवक जैसा बदल लिया। जब बैरन ने ये देखा तो वे खुद को नहीं रोक सके। मिस मॉर्गन उनके सामने झुक गईं और अपने मुंह से उन्हें परम सुख देने लगीं। ज्यादा देर नहीं लगी और लॉर्ड बैरन ने अपना वीर्य उनके मुंह के अंदर ही छोड़ दिया। निगलने के बाद मिस मॉर्गन ने कहा, तुम्हारे पास जीवन शक्ति की जो मात्रा है उसकी तुलना दूसरे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का उपयोग किया। उनके शरीर पर एक पुरुष अंग प्रकट हुआ। वह अचानक खड़ी हो गई और बैरन को बाजुओं से पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारे लिए मेरा कर्ज चुकाने का समय है। उन्होंने लॉर्ड बैरन को उनके घुटनों के बल नीचे धकेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर उनके साथ अपनी मनमर्जी करने के बाद मिस मॉर्गन ने दूसरी दो सेक्सुबी को पास आने का इशारा किया। ये देखकर वे दोनों खुशी खुशी पास आ गईं। अपनी उंगलियों की एक चुटकी और हाथों के एक इशारे के साथ वही चीज हुई जहां वे दोनों भी स्ट्रैंड दिखने वाले सुंदर युवकों के रूप में बदल गईं। पास आने के बाद उन तीनों ने लॉर्ड बैरन को घेर लिया जो अपने घुटनों के बल थे। जागीर छोड़ने के बाद मैं सीधे वापस नहीं गया। इसके बजाय मैंने ड्राइवर से सड़क के किनारे गाड़ी रुकवाए और अकेले जंगल की ओर चल पड़ा। ये ड्राइवर मैडम रोज द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए उसने मुझसे एक भी सवाल पूछे बिना मेरी हर बात मानी। जब मैं जंगल में अकेला था तो मैंने वह लॉकेट निकाला जो मैंने जागीर से चुराया था। जब मैंने इसे थोड़ी देर अपने हाथ में रखा और इसे घूरता रहा तो पहले वाला एहसास वापस आ गया और यह और भी मजबूत था। मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं चाहता कि यह लॉकेट इस दुनिया में रहे। इसलिए मैंने अपनी छाती की जेब में हाथ डाला और एक खंजर निकाला। मैंने लॉकेट को एक चट्टान पर रख दिया और फिर खंजर को लॉकेट के ऊपर ले आया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने लॉकेट पर खंजर लहराया। जैसे ही मैंने खंजर लहराया, उसके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगीं और फिर अचानक उसने लॉकेट पर आग का एक गोला छोड़ा। जब आग का गोला लॉकेट से टकराया तो लॉकेट के चारों ओर की काली ऊर्जा ने इस आग के गोले को रोकने की कोशिश की। हालांकि आग के गोले ने धीरे धीरे लॉकेट के चारों ओर की सारी काली ऊर्जा को जला दिया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। एक बार जब काली ऊर्जा चली गई तो लपटों ने लॉकेट को निगल लिया और उसे तब तक पिघलाया जब तक कि वह धातु के कचरे स्लैग में नहीं बदल गया। उसी समय लॉकेट में मौजूद तस्वीर लपटों से राख में बदल गई। लॉकेट के पिघल जाने के बाद आग का गोला फट गया। धमाके के बाद इस अंधेरे जंगल में मेरे चारों ओर केवल सन्नाटा था। मैं इस बात से हैरान रह गया कि इस खंजर में कितनी शक्ति थी। ये खंजर एक विशेष वस्तु थी जो मैडम रोज ने मुझे इस बैठक में मेरी सुरक्षा के लिए दी थी। यह एक विशेष जादुई वस्तु थी जो उन्हें उनके परिवार से मिली थी, जिसमें 3 फायरबॉल स्पेल अग्निगोला मंत्र थे जिन्हें केवल खंजर लहराकर छोड़ा जा सकता था। पहली बार जादू का उपयोग होते देख मैं इस बात से दंग रह गया कि इन जादुई मंत्रों में कितनी शक्ति थी। मैं ये सोचने से भी खुद को नहीं रोक सका कि क्या मैं भविष्य में जादू का उपयोग कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उन विचारों को त्याग दिया और वापस गाड़ी की ओर चल पड़ा। जब मैं वापस आया तो ड्राइवर पूछे बिना नहीं रह सका, श्रीमान, वह अभी कैसी आवाज थी? वह जिस आवाज का जिक्र कर रहा था वह धमाका था जो जंगल में गूंजा था। लेकिन जाहिर है मैं उससे कुछ नहीं बताने वाला था, इसलिए मैंने बस इतना कहा, ये कुछ नहीं था। ये देखते हुए कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ड्राइवर ने बस सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस चला गया। मैं भी गाड़ी में वापस बैठ गया और फिर हमने वहां से निकलना शुरू किया। अध्याय 40 परिणाम आफ्टरमैथ। ट्रांसलेटर एएस नॉवल वर्स। ऑडियो एक्सट्रैक्शन एएस नॉवल बॉय 1.0। जब सूरज उगा तो प्रकाश की किरणें जागीर की कांच की खिड़कियों से होकर अंदर आईं। ये प्रकाश की किरणें उन 3 सेक्सुबी पर गिरी जो वहां नग्न पड़ी थीं। जैसे ही ये किरणें उन पर पड़ी, वे तीनों अपनी आंखें खोलने और जागने से खुद को नहीं रोक सकीं। जागने के बाद उन तीनों ने मदहोशी में अपने चारों ओर देखा और फिर अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसी समय पिछली रात की यादें उन्हें वापस आ गईं। वे तीनों बस कुछ देर वहां बैठी रहीं, फिर अन्य 2 सेक्सुबी ने मिस मॉर्गन की ओर देखा।
उनकी आंखों की चमक से यह स्पष्ट था कि वे जानती थीं कि उनसे बड़ी चूक हो गई है, लेकिन साथ ही उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस तरह अपना नियंत्रण खो दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन्हें इस तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन उनके पास ये पता लगाने का समय नहीं था कि वह क्या था, क्योंकि यह उनके लिए एक आपदा थी। काउंट उन सभी मानव बलि की प्रतीक्षा कर रहा था जो दी जाने वाली थी, लेकिन अब जब लॉर्ड बैरन और बाकी दानव उपासक मर चुके थे, तो ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं था। जहां तक इन 3 सेक्सुबी की बात है जो इसका कारण थी, उन्हें निस्संदेह दंडित किया जाएगा। इसलिए पहली चीज जो उन्हें करनी थी वह थी काउंट को देने के लिए एक बहाना ढूंढना। उनके पास सीमित समय था क्योंकि अगले दिन काउंट के पास उनकी वापसी अपेक्षित थी, इसलिए उन्हें सारे सबूत इस तरह लगाने थे कि उन्हें पकड़ा न जा सके। संक्षेप में, उनके पास बहुत सारे काम करने के लिए बहुत कम समय था। काफी देर की खामोशी के बाद मिस मॉर्गन ने कहा, इंसानों को पता चल गया कि वे दानव उपासक थे और उन्होंने दानव संप्रदाय की इस शाखा को नष्ट कर दिया। जिस तरह से उन्होंने ये कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल एक तथ्य बता रही हो। अन्य 2 सेक्सुबी ने कुछ नहीं कहा और बस सहमति में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वे तीनों खड़ी हो गईं और अलग अलग दिशाओं में जाने लगीं। लेकिन जाने से पहले उनमें से प्रत्येक ने आग का एक गोला बनाया जिसे उन्होंने जागीर की ओर फेंका, जिससे उसमें आग लग गई। जलती हुई इमारत से दूर जाते समय उनमें से एक ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ... जब मैं सुबह मैडम रोज की जागीर पर वापस पहुंचा तो मैंने पाया कि सिसिलिया और मैडम रोज दोनों वहां मेरा इंतजार कर रही थीं। जिस क्षण मैं कमरे में आया, मैडम रोज अचानक आगे आई और मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे मैं चकित रह गया। जब मैंने उनकी ओर ऊपर देखा तो मैं और भी अधिक हैरान हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक कोमल नजर थी जो उन आंखों से बहुत अलग थी जिनमें हमेशा एक छिपा हुआ अंधेरा रहता था। मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मेरा मुंह रुक गया और जो शब्द बाहर निकल रहे थे वे मेरे गले में ही अटक गए। मैं वास्तव में हैरान हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह पहले से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। मैं तो ये भी सोच रहा था कि क्या ये वास्तव में मैडम रोज ही हैं। लेकिन मेरी छाती से आने वाले उस एहसास ने मुझे बताया कि यह वास्तव में वही थी। यह एक ऐसा एहसास था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जब वह शांत हो गई और हम बैठ गए तो मैंने अपने पास मौजूद कागज का टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। जब सिसिलिया और मैडम रोज ने इस कागज के टुकड़े को देखा तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। कागज के चारों ओर की काली ऊर्जा को देखकर वे तुरंत समझ गईं कि यह वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। जब तक उनके पास ये कागज का टुकड़ा था, वे ये साबित करने में सक्षम होंगी कि लॉर्ड बैरन दानवों के साथ साजिश रच रहे थे। थोड़ी देर मदहोशी में रहने के बाद मैडम रोज अचानक मुझे फिर से अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ी। इस बार सिसिलिया भी खुद को नहीं रोक सकी और मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए आगे आई। जैसे ही उन दोनों ने मुझे गले लगाया, मैं उनके शरीर का दबाव अपने ऊपर महसूस कर सका। दोनों की ओर से एक साथ आने वाला वह दबाव वास्तव में कुछ और ही था। लेकिन वे दोनों जल्दी ही होश में आ गईं और अपना ध्यान वापस कागज के टुकड़े पर केंद्रित किया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैडम रोज ने कहा, मैं इसे अपने पिता के पास ले जाऊंगी और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहूंगी। सिसिलिया ये सुनकर हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इससे पहले उसने सुझाव दिया था कि मैडम रोज मदद के लिए अपने पिता के पास जाएं, लेकिन मैडम रोज ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया था। लेकिन अब वह बिना किसी के कहे खुद ही अपने पिता के पास जाने की बात कह रही थी। वह यह महसूस किए बिना भी नहीं रह सकी कि मैडम रोज बदल गई हैं, लेकिन वह ठीक नहीं बता सकती थी कि वह कैसे बदल गई हैं। फिर भी वह इस योजना से सहमत थी क्योंकि काउंट के पास लॉर्ड बैरन की देखभाल करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी और मैडम रोज के जीवित रहने के लिए यही सबसे सुरक्षित तरीका था। यह तय करने के बाद मैडम रोज मेरी ओर मुड़ी और कहा, तुम जाओ और आराम करो, मुझे यकीन है कि उस लंबी रात के बाद तुम थक गए होगे। मैंने थोड़ा झूमते हुए सहमति में सिर हिलाया। उस उच्च तनाव वाली स्थिति में पूरी रात जागना निश्चित रूप से आरामदेह नहीं था। मैं वहीं मौके पर ही सो जाने के करीब था, लेकिन मैंने खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया। मैडम रोज तुरंत नहीं गईं और उन्होंने बिस्तर तक जाने में मेरी मदद की। जब मैं लेट गया तभी वह अपने चेहरे पर चिंता का भाव लिए वहां से गईं। जाते समय वह कई बार पीछे मुड़कर भी देखी। उनका ये देखभाल करने वाला रूप उनके पहले वाले आदेश देने वाले रूप से बिल्कुल अलग था, लेकिन ये कोई बुरा एहसास नहीं था।
जैसे ही वह गईं, मैं सिसिलिया को भी वहां चिंता भरे चेहरे के साथ खड़े देख सकता था, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने भीतर इस गर्म एहसास के साथ मैं अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान लिए सो गया। हालांकि जब मैं कई घंटों बाद जागा, तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। जब मैं जागा तब रात हो चुकी थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए मेरी आंखों को अभ्यस्त होने में 1 मिनट लगा, लेकिन मुझे याद आया कि दानव संप्रदाय डेमन ऑर्डर की बैठक से वापस आने के बाद मैं सो गया था। सब कुछ खत्म हो गया है, यह महसूस करने के बाद मैं थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे रहने वाला था, लेकिन मुझे बाहर से आवाजें सुनाई दी। उनका लहजा ऐसा था जैसे वे किसी बात को लेकर चिंतित हों। जब मैंने ध्यान से सुना तो मैंने पहचाना कि वे मैडम रोज और सिसिलिया की आवाजें थीं। ये स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने अपने कपड़े पहने और बाहर निकल आया। जब मैं बाहर आया तो आवाजें अचानक रुक गईं, क्योंकि वे दोनों अचानक मेरी ओर मुड़कर देखने लगीं। मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन इसलिए नहीं कि वे दोनों मुझे देख रही थीं। वह इसलिए था क्योंकि वे मुझे अजीब नजरों से देख रही थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में डर का एक निशान सा था, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। अब जो बचा था वह थी चिंता और उलझन। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं, इसलिए मैंने पूछा, क्या बात है? ये सुनकर उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा और वे उसी अजीब नजरों से मुझे देखती रहीं। हवा में एक लंबी और असहज खामोशी छा गई, क्योंकि वे बिना कुछ कहे बस वहां बैठी रहीं। मैं भी वहां अजीब तरह से खड़ा रहा, क्योंकि जब वे मुझे इस तरह देख रही थी तो बैठना सही नहीं लग रहा था। अंत में एक लंबी खामोशी के बाद मैडम रोज ने कहा, मेरे पति लॉर्ड बैरन मोडो मर चुके हैं। उनकी आवाज में कोई हिचकिचाहट और कोई दुख नहीं था। उन्होंने इसे ऐसे कहा जैसे वह कोई तथ्य बता रही हो और सीधे मेरी ओर देखा। हाँ, ये सुनकर मेरा इकलौता जवाब यही था। शुरुआत में मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला था, लेकिन जब मैं इन शब्दों का मतलब समझ गया तो मैं पूछे बिना नहीं रह सका, वह मर गए? उनकी मृत्यु कब हुई? मेरे चेहरे पर यह भाव देखकर उन दोनों के चेहरे के हाव भाव थोड़े ढीले पड़े और फिर वे फिर से गंभीर हो गईं। मैडम रोज ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे वह खंजर दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुनकर मैं अचंभित रह गया, लेकिन फिर भी मैं खंजर निकालने के लिए कमरे में वापस गया, जो कुर्सी पर रखे चोगे क्लोक में था। मैं इसे वापस लाया और मैडम रोज को सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने इसे लिया, उन्होंने इसे अपने चेहरे के पास लाया और सावधानी से देखने के बाद उसे अपने सामने रख दिया। इसे नीचे रखने के बाद उन्होंने सिसिलिया की ओर देखा और कहा, इसका इस्तेमाल किया गया है। ये सुनकर सिसिलिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने ये भी देखा कि उसका हाथ धीरे से उसकी कमर पर लटकी तलवार की ओर बढ़ा। मैडम रोज ने भी ये देखा और जल्दी से जोड़ा, इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया गया है। सिसिलिया ये सुनकर हैरान रह गई और फिर मेरी ओर देखने लगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह से भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका। मैडम रोज ने मेरे चेहरे पर यह भाव देखा और समझाया, जिस जागीर में वे थे उसे जादुई आग मैजिकल फ्लेम से जला दिया गया था। एकमात्र चीज जो मैं सोच सकती थी वह वही खंजर था जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। सब कुछ जोड़ने के लिए किसी जीनियस की जरूरत नहीं थी। उन्होंने शायद सोचा था कि मैं ही वह हूं जिसने उन सभी को मार डाला और जागीर को जला दिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन फिर मैं पूछे बिना नहीं रह सका, अगर मैंने इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया है तो ये कैसे साबित होता है कि मैं निर्दोष हूं? मैडम रोज ने इसके जवाब में सिर हिलाया और समझाया, वहां जादुई लेप्टों के 3 अलग अलग निशान थे, इसलिए 3 अलग अलग जादुई लेप्टों का इस्तेमाल किया गया था। मैं कहे बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सोचा कि वह मैं था। आखिरकार इस खंजर में 3 शॉट थे और वहां आग के गोले छोड़े जाने के 3 संकेत थे, इसलिए यह पूरी तरह फिट बैठता। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मैं किसी चीज के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। वहां 3 सेक्सुबी थी और जादुई लेप्टों के 3 संकेत थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि? जैसे ही यह विचार मेरे दिमाग में आया, मैं बोलने के लिए जल्दबाजी नहीं की और सोचने के लिए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये देखकर मैडम रोज और सिसिलिया दोनों जान गई थी कि मैंने कुछ सोचा है, इसलिए वे मेरे बोलने का इंतजार करने लगीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैंने उन्हें जागीर में हुई घटनाओं और उन 3 सेक्सुबी के बारे में बताया जो वहां आए थीं। ये सुनने के बाद उन दोनों ने भ्रमित भाव प्रकट किए और कहा, सेक्सुबी ऐसा कुछ क्यों करेगी? मैंने एक अजीब सा चेहरा बनाया और फिर उन्हें उस कामोत्तेजक अगरबत्ती एफ्रोडिजियाक इंसेंस के बारे में बताया जिसका मैंने इस्तेमाल किया था।
जैसे ही उसने इसके बारे में सुना, सिसिलिया ने अपनी तलवार निकालकर मेरी ओर तान दी और कहा, तुम्हें यह अगरबत्ती कहाँ से मिली? तुम इसका इस्तेमाल किस लिए करने की योजना बना रहे थे? मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया, ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह मैडम रोज ही थी जिन्होंने ये कहकर मेरी रक्षा की, सीसी, शांत हो जाओ। मुझे यकीन है कि उसका इससे कोई बुरा मतलब नहीं था और वह समझाएगा कि उसे यह कहाँ से मिली। मैंने फिर से एक अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे ये कहाँ से मिली, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने कभी इसका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। ये तो बस वैसी स्थिति बन गई थी कि मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया। मेरे ये कहने के बाद मैडम रोज ने सीधे मेरी आंखों में देखा और इस बार मैंने अपनी नजरें नहीं हटाईं। थोड़ी देर मेरी आंखों में देखने के बाद उन्होंने अंततः कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सिसिलिया की आंखों में अनिच्छा का भाव था, लेकिन अंत में मैडम रोज ने उसे शांत कर दिया। शांत होने के बाद मैडम रोज ने फिर पूछा, लेकिन उन्होंने जागीर को क्यों जलाया? यहाँ आपकी कहानी का अगला भाग है। मैंने शब्दों की संख्या को आपके मूल टेक्स्ट के समान रखा है और प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए केवल सूक्ष्म सुधार किए हैं। वह आगे कई अलग अलग तरीके बताती रहीं जिनसे सेक्सुबी कहीं अधिक कुशलता से इसे छिपा सकती थी। जब उन्होंने ये सब कहा तो मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि मैंने मैडम रोज को आंकने में गलती की थी। मैंने मैडम रोज को कम करके आंका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कहीं अधिक गहराई से सोच रही थी। उन्होंने कई अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा था जो सभी व्यवहारिक लग रहे थे और यह सुनकर मैं उनसे थोड़ा डरने लगा था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि सेक्सुबी कैसी होती है, इसलिए उन्हें इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता था। सेक्सुबी ऐसी लग रही थी जो जल्दी घबरा जाती है, इसलिए उन्होंने सबसे सरल चीज सोची होगी और उसी के साथ आगे बढ़ गई। संभवतः इसीलिए उन्होंने जागीर को जलाना चुना था। मैंने बस एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है कि उन्होंने जो किया उसे महसूस करने के बाद वे घबरा गई होंगी और इसी वजह से उन्होंने सबसे सरल समाधान चुना होगा। मैडम रोज ने संदिग्ध नजर से मेरी ओर देखा और कहा, क्या ऐसा है? मैंने उसी मुस्कान के साथ बस सिर हिला दिया। उन्होंने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर खुद भी सिर हिलाया, जैसे उन्होंने इस जवाब को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैंने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, क्या अभी भी कुछ और गलत है? मैडम रोज ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन अंततः उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, यह मॉन्स्टर वेव है। मॉन्स्टर वेव, मैंने भ्रमित स्वर में दोहराया और फिर अचानक समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। हालांकि ये समझने के बाद मैं और भी अधिक भ्रमित महसूस करने लगा और पूछा, क्या दानव उपासकों के मारे जाने के कारण मॉन्स्टर वेव खत्म नहीं हो जानी चाहिए थी? आखिरकार यदि दानव उपासक चले गए हैं तो कस्बे पर राक्षसों का ये हमला भेजने से उन्हें हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना? ये सही था, इस मॉन्स्टर वेव का मुख्य लक्ष्य राक्षसों के लिए मनुष्यों की बलि देना था। हालांकि चूंकि दानव उपासक चले गए थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि मॉन्स्टर वेव के पकड़ने के लिए इंसानी बलि तैयार की जा सकती थी। तो जिन दानवों को इन दानव उपासकों की मृत्यु के बारे में पता चल गया होगा, उन्हें इस मॉन्स्टर वेव की योजना को छोड़ देना चाहिए था। मैडम रोज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक आह भरी और बस सिकुड़ी हुई भौहों के साथ बैठी रहीं। काफी समय बाद उन्होंने एक और आह भरी और कहा, समस्या यह है कि दानवों के हस्तक्षेप के बिना राक्षस अब अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनकर मैं अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। आप इसे कैसे भी देखें, यह एक अच्छी बात लग रही थी क्योंकि दानवों के हस्तक्षेप के बिना ये राक्षस स्वाभाविक रूप से बिखर जाते। लेकिन तभी मैडम रोज ने कहा, दानवों के नियंत्रण के बिना कुछ राक्षस बिखर गए हैं, लेकिन उनका एक समूह अभी भी कस्बे की ओर बढ़ रहा है। मुझे आखिरकार समझ आया कि मैडम रोज किस बात को लेकर चिंतित थी। मॉन्स्टर वेव का खतरा अभी भी बना हुआ था, भले ही वह लहर छोटी हो गई थी। बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ दानव उपासकों के होने और दानवों द्वारा मॉन्स्टर वेव को नियंत्रित करने के दौरान नुकसान को कम किया जाता क्योंकि वे कस्बे को नष्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन बिना किसी नियंत्रण के राक्षस कस्बे को भारी नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि वे जीवित रहने के लिए बस अपनी प्रवृत्ति का पालन करेंगे। आखिरकार एक कोने में फंसा हुआ जानवर सबसे खतरनाक होता है। एक लंबी खामोशी के बाद मैं पूछे बिना नहीं रह सका, अब मॉन्स्टर वेव कितनी बड़ी है? मैडम रोज ने इसका जवाब नहीं दिया और इसके बजाय सिसिलिया की ओर मुड़ी जो चुपचाप वहां बैठी थी। हालांकि यह अजीब नहीं था क्योंकि सिसिलिया गार्ड्स की कप्तान थी और वह व्यक्ति थी जिसे मॉन्स्टर वेव की स्थिति के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी।
सिसिलिया थोड़ी देर चुप रही और फिर भारी मन से कहा, मॉन्स्टर वेव का 30% हिस्सा बिखर गया है, लेकिन शेष 70% अभी भी कस्बे की ओर बढ़ रहा है। मॉन्स्टर वेव के वर्तमान आकार के अनुसार उन्हें खत्म करने के लिए आधे गार्ड्स की जान चली जाएगी और आधा कस्बा नष्ट हो जाएगा। एक ठहराव के बाद उसने जोड़ा, लेकिन लहर से और अधिक राक्षसों के निकलने के संकेत मिले हैं, इसलिए ये अनुमान गलत हो सकते हैं। हम स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे और हमारे पास अन्य योजनाएं भी हैं ताकि राक्षस कस्बे तक पहुंचने से पहले लहर को छोड़ दें। हालांकि जिस तरह से उसने ये कहा वह थोड़ा आशाजनक लग रहा था, कम से कम इसका मतलब यह था कि अभी भी विकल्प उपलब्ध थे। जहां तक उनके व्यावहारिक होने की बात है, मैंने उस पर न सोचने का फैसला किया। मैडम रोज ने इसके जवाब में सिर हिलाया और फिर चिंता भरी आवाज में कहा, सीसी, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालना। सिसिलिया के चेहरे के भाव थोड़े ढीले पड़े और उसने बस एक साधारण सिर हिलाया। ये सब तय होने के बाद चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं कुछ और आराम करने के लिए वापस चला गया। लेकिन मैं सो नहीं सका और बिस्तर पर लेटा हुआ विचारों में खो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह उस समय का अवशेष हो जब यह दुनिया अभी भी एक खेल गेम थी? मॉन्स्टर वेव द्वारा कस्बे का नष्ट होना खेल की एक प्रमुख घटना थी। तो भले ही मैंने यहां दानव संप्रदाय की शाखा को नष्ट कर दिया था, क्या ऐसा हो सकता है कि कस्बे पर हमला करना और उसे नष्ट करना अभी भी उनके भाग्य में लिखा हो? क्या ऐसा कुछ था जो मैं इसे रोकने के लिए कर सकता था, या ये कुछ ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था? आखिरकार प्रस्तावना प्रोलॉग की इस जबरन घटना में मैडम रोज और सिसिलिया दोनों गायब हो गई थी और वे फिर कभी नहीं देखी गईं। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं होने दे सकता था। जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आए और मेरी आंखों पर पड़ी तो मैं जागे बिना नहीं रह सका। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मैं इस कमरे में बिल्कुल अकेला था। मुझे उम्मीद थी कि मैडम रोज मेरे साथ होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सुबह सुबह किसी काम से उठ गई थी। मैं बिस्तर पर लेटे रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे वह सब याद आया जो हमने पिछली रात बात की थी, मैं और लेटा नहीं रह सका। इसलिए मैं उठा, कपड़े पहने और लिविंग रूम की ओर चल दिया। जब मैं बाहर गया तो मैंने पाया कि मैडम रोज और सिसिलिया दोनों वहां कई नौकरानियों के साथ मौजूद थीं। ये नौकरानियां मैडम रोज को उनकी पोशाक पहनने में मदद करने के लिए इधर उधर दौड़ रही थीं, लेकिन ये कोई सामान्य पोशाक नहीं थी। ये पोशाक किसी भी चीज से कहीं अधिक भव्य थी जो उन्होंने पहले पहनी थी। यह ऐसा था जैसे ये किसी विशेष अवसर के लिए एक विशेष पोशाक हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अवसर क्या था। उसी समय मैं ये देखकर भी हैरान रह गया कि सिसिलिया यहाँ पूरी तरह से कवच आमक पहने हुए थी। आमतौर पर वह या तो हल्का कवच पहनती थी या बिल्कुल भी कवच नहीं पहनती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से भारी कवच से सजी हुई थी। मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैडम रोज और नौकरानियों ने मुझे देखा तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक चुटकी बजाए और मेरी ओर इशारा किया। नौकरानियों ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वे समझ गई हैं, और फिर वे मेरे पास आकर मुझे बाजुओं से पकड़ने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और मैं घबराने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वे नौकरानियां मुझे ले गईं। 1 घंटे बाद मुझे पूरी तरह से नहलाकर और फैंसी कपड़े पहनाकर वापस मैडम रोज के कमरे में लाया गया। जो कुछ भी हुआ उसे याद करके मेरा चेहरा लाल हुए बिना नहीं रह सका। नौकरानियों को इस बात के लिए मनाना कि वे मुझे खुद नहाने दें, एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने मुझे तब तक खुद से ऐसा करने देने से इनकार किया जब तक उन्होंने मेरे लिंग का आकार नहीं देख लिया। जब वह बड़ा अजगर उनके सामने आया तो वे हैरान रह गईं और उनके चेहरे लाल हो गए। ये देखकर उन्होंने अंततः फैसला किया कि बेहतर होगा कि मैं खुद को खुद ही साफ करूं, लेकिन जब वे जा रही थी तो मैं देख सकता था कि मेरे साथ आई लगभग सभी नौकरानियां तिरछी नजर से झांकने से खुद को नहीं रोक सकीं। जब मैंने ये फैंसी कपड़े पहने तब भी वैसा ही था। कपड़े बदलते समय मैं उनकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया और मैं वापस कमरे में आया तो मैडम रोज को वहां खड़ा देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने एक सुंदर लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उनके शरीर की बनावट को पूरी तरह से उभार रही थी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। उन्होंने अपने लंबे लहराते बालों को एक बेहतरीन पोनीटेल में बांधा हुआ था जो उनकी पीठ के नीचे तक जा रही थी, जिससे उन्हें एक शक्तिशाली एहसास मिल रहा था। वह एक शक्तिशाली महिला का सटीक प्रतिनिधित्व थी। जिस तरह से मैं उन्हें देख रहा था उसे देखकर उन्होंने अचानक एक मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक उंगली हिलाते हुए कहा, यहाँ आओ। मैंने उनकी आवाज सुनी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसे समझ पाया।
जब मैं समझ गया तो मैं मदहोशी में उनके पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे देखने के लिए आगे आई और मेरे द्वारा पहनी गई टाई को ठीक करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने मेरे सूट के कुछ हिस्सों को भी झाड़ा और फिर मेरे बालों को ठीक करने लगी। जैसे जैसे उनके हाथ मेरे शरीर पर चल रहे थे, वे कुछ संवेदनशील अंगों को छुए बिना नहीं रह सके। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह केवल मेरी पोशाक ठीक कर रही थी, लेकिन जब उनके हाथों ने उसे छुआ तो मैं वास्तव में खुद को नहीं रोक सका। तो मेरी पैंट के अंदर धीरे धीरे एक तंबू टेंट तनने लगा। पास खड़ी नौकरानियों ने इसे नोटिस किया और वे अपने चेहरे लाल होने पर अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। सिसिलिया ने भी इसे देखा और उसका चेहरा थोड़े गुस्से से भर गया, लेकिन साथ ही वह थोड़ा लाल भी हो गया। उसकी आंखों की गहराई में दिलचस्पी का एक निशान भी देखा जा सकता था। लेकिन मैडम रोज मेरी पोशाक ठीक करने में इतनी मग्न थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने काम पूरा किया तो वे खड़ी हुई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, अच्छे लग रहे हो। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि मेरी पैंट में एक तंबू तन गया है। वह हैरान हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। वो बस करीब झुकी और कहा, दुर्भाग्य से हमारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए समय नहीं है। तुम इसे खुद नियंत्रित कर सकते हो, है ना? जिस तरह से उन्होंने मुझसे ये पूछा उसमें लगभग थोड़ा आदेश देने वाला लहजा था जिससे मैं आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन चूंकि यह उनकी ओर से एक गंभीर अनुरोध था, इसलिए मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हूँ। फिर कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचने के बाद जो मेरी उत्तेजना कम कर दें, मैं उस तंबू से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, नौकरानियां थोड़ा निराश होने वाले भाव प्रकट करने से नहीं रह सकी। सिसिलिया के लिए भी वैसा ही था, जिसने अभी भी ऐसा व्यवहार किया जैसे वह गुस्से में हो। ये देखकर कि मैं खुद पर नियंत्रण रख पा रहा हूँ, मैडम रोज ने मेरा सिर थपथपाया और कहा, अच्छा लड़का। अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं करता तो ये सुनकर मुझे फिर से इरेक्शन हो जाता, खासकर उनके उस स्वाभाविक रूप से मोहक अंदाज की वजह से जिसमें उन्होंने ये कहा था। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, चलो चले। ये देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर अपने शिष्टाचार को याद करते हुए मैंने उनका हाथ थाम लिया। ये बहुत बुरा था कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहकर भी आगे नहीं चल सकता था। मैडम रोज भी यह जानती थी, इसलिए उन्होंने ही मेरा नेतृत्व किया, हालांकि वह धीरे चल रही थी ताकि ऐसा लगे कि नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। हम जागीर के गलियारों से गुजरे और बाहर एक गाड़ी तक आए जो हमारा इंतजार कर रही थी। ये गाड़ी जल्दी ही हमें कस्बे के केंद्र में ले गई, जहां ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार के समारोह की तैयारी की गई है। तैयार किए गए मंच के चारों ओर कई लोग खड़े थे जो किसान लग रहे थे, वे समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही एक तरफ कुछ लोग थे जो अधिक शानदार कपड़े पहने हुए थे और कुर्सियों पर बैठे थे, वे भी समारोह शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सब देखकर मैं और भी अधिक भ्रमित महसूस किए बिना नहीं रह सका। लेकिन मेरे पास कुछ भी पूछने का समय नहीं था क्योंकि गाड़ी अचानक रुक गई। जब वह रुकी तो ड्राइवर दरवाजा खोलने के लिए पास आया, लेकिन मैडम रोज बाहर नहीं निकली। इसके बजाय उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। पहले तो मैं मदहोश था क्योंकि इस स्थिति ने मुझे अभिभूत कर दिया था, लेकिन अंत में मैंने उनका हाथ थाम ही लिया। फिर हम दोनों गाड़ी से बाहर आए और साथ में मंच की ओर चल दिए। जैसे ही हम प्रकट हुए, हम आकर्षण का केंद्र बन गए। पहले तो हर कोई मैडम रोज की सुंदरता से दंग रह गया, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपना ध्यान मेरी ओर लगाया। जहां तक मुझे मिलने वाले ध्यान की बात है, वह सकारात्मक किस्म का नहीं था। आखिरकार मैं कोई अज्ञात बच्चा था जो मैडम रोज को एस्कॉर्ट कर रहा था, उनके साथ ऐसे चल रहा था जैसे मैं उनके बराबर हूं। इन लोगों के लिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि मैं कोई ऐसा नवागंतुक अपस्टार्ट हूं जो अपनी हैसियत से ऊपर बढ़ रहा था। ये देखकर मैं कुछ कदम पीछे हटना चाहता था ताकि मैं मैडम रोज का अनुसरण करूं, लेकिन उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऐसा करने से रोक दिया। जब मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने एक दृढ़ नज़र से मेरी ओर वापस देखा जिसने मुझे कुछ और करने से रोक दिया। हम दोनों सीधे मंच तक गए और एक बार जब मैंने उन्हें मुख्य स्थान तक पहुंचा दिया तो मैं एक तरफ हटना चाहता था। यहाँ एकत्रित लोग मैडम रोज के समारोह के लिए आए थे, इसलिए वे मेरे जैसे किसी व्यक्ति को उनके साथ मंच पर नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैं केवल अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लिए वहां खड़ा रह सका। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहती थी, लेकिन भीड़ से आने वाली तीखी निगाहें वास्तव में चुभ रही थीं।
एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद मैडम रोज ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉर्ड बैरन का निधन हो गया है। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, सदमे में हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, जिसमें मैं भी शामिल था। ये खबर सुनकर सदमा नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि उन्होंने इतनी बेबाकी से इस तरह की घोषणा की थी। आमतौर पर कोई व्यक्ति इस तरह की अस्थिर खबर को यथासंभव लंबे समय तक छिपाने की कोशिश करता है और इसे इतने खुले तरीके से घोषित नहीं करता है। हालांकि मैडम रोज परंपरा के विरुद्ध गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के इतने खुले स्थान पर इसकी घोषणा कर दी। हर किसी के चेहरे पर सदमा देखकर मैडम रोज को कोई फर्क नहीं पड़ता लगा, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, चूंकि लॉर्ड बैरन का निधन हो गया है, इसलिए उनकी पत्नी के रूप में उनका खिताब विरासत में पाना मेरा अधिकार है, क्योंकि हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हर कोई धीरे धीरे अपने सदमे से बाहर आया और धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था जो इस बयान के विरोध में हो। इन आम लोगों के बीच मैडम रोज की काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह सुंदर थीं, हालांकि वह इसका एक बड़ा हिस्सा था। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने कई अलग अलग नीतियां लागू की थीं जिन्होंने इन आम लोगों के जीवन में सुधार किया था। दूसरे लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता था कि यह सब लॉर्ड बैरन की योजना का हिस्सा था कि उनकी ऐसी प्रतिष्ठा हो। आखिरकार यदि उनकी यह अच्छी प्रतिष्ठा होती तो उन्हें दानव उपासक के रूप में फंसाना और भी विनाशकारी होता। इसलिए वह उनके लिए यह अच्छी प्रतिष्ठा बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में ये सब उल्टा पड़ गया, क्योंकि अब वह मर चुके थे और वह उनका खिताब संभालने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में थी। जैसे जैसे मैं सुनता गया, मुझे समझ आ गया कि यह समारोह किस बारे में था। ये मैडम रोज के लिए औपचारिक रूप से बैरोनेस का पद संभालने का समारोह था, ताकि वह सब कर सके जो उन्हें करने की जरूरत थी। ये कुछ ऐसा था जिसे जल्द से जल्द होना जरूरी था, क्योंकि इस कस्बे पर मॉन्स्टर वेव का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉर्ड बैरन की मृत्यु की घोषणा की थी। ऐसा लग रहा था कि मैडम रोज ने पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था। ये देखकर कि लगभग हर कोई उस उत्तराधिकार के समर्थन में था जिसकी उन्होंने अभी घोषणा की थी, मैडम रोज ने एक संतुष्ट सिर हिलाया और फिर उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जो पूरे समय एक तरफ इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति स्थानीय चर्च का पादरी प्रीस्ट था, जो यहाँ उत्तराधिकार समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आया था। चर्च के पादरी के रूप में उनके पास ईश्वर की ओर से इन कुलीन उपाधियों को प्रदान करने और उत्तराधिकार समारोहों की अध्यक्षता करने का दैवीय अधिकार था। पादरी पास आए और मैडम रोज के सामने खड़े हो गए, अपने हाथ में छड़ी स्टाफ उठाते हुए बोले, क्या आप आपको दी गई उपाधि के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेती हैं? क्या आप ईश्वर द्वारा चुने गए रईसों में से एक के रूप में जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की शपथ लेती हैं? मैडम रोज ने सिर हिलाकर कहा, मैं शपथ लेती हूँ। पादरी ने छड़ी आगे बढ़ाई और मैडम रोज थोड़ा झुकी ताकि पादरी उनके सिर पर छड़ी थपथपा सके। पादरी ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपको बैरोनेस की उपाधि प्रदान करता हूँ। इसके बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर भीड़ खुशी से झूम उठी। मैडम बैरोनेस रोज खड़ी हुई और इसे स्वीकार करने के लिए लोगों की ओर हाथ हिलाया। एक तरफ मैं भी भीड़ के साथ तालियां बजा रहा था। मैं जानता था कि इसके साथ कहानी का कथानक बदल गया था और अब एक मौका था कि इससे पहले कि मैं इस बारे में और सोच पाता, बैरोनेस रोज पास आई और मुझे बांह से पकड़ लिया, मुझे भीड़ और पादरी के सामने खींच लाई। भीड़ और पादरी सभी सन रह गए और खामोश हो गए, लेकिन यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका नहीं था। बैरोनेस रोज ने अचानक कहा, यह आदमी आधिकारिक तौर पर मेरा नया पति और नया लॉर्ड बैरन होगा। ये रहा आपके पैराग्राफ का विस्तारित और अधिक वर्णनात्मक संस्करण। मैंने शब्दों की संख्या बढ़ा दी है और दृश्यों को अधिक विस्तार दिया है ताकि ऑडियो के लिए यह और भी प्रभावशाली लगे। जैसे ही उनकी शक्तिशाली आवाज पूरे हॉल में गूंजी, वहां मौजूद एक भी व्यक्ति जवाब में कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। उस स्तब्ध भीड़ में मैं भी शामिल था, जो किसी काठ की पुतली की तरह बस मदहोशी में उन्हें घूर रहा था। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अभी अभी सबके सामने क्या घोषणा की है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक पूरी भीड़ शिकायतों और गुस्से के साथ फट पड़ी। हॉल शोर शराबे से भर गया। वहां अनगिनत लोग थे जो मुझे दानव और धोखेबाज कहकर कोस रहे थे। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैंने नई बैरोनेस को वश में करने के लिए किसी तरह के काले जादू या प्रतिबंधित तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। उनके चेहरों पर नफरत साफ देखी जा सकती थी। लेकिन अंत में उन सभी को समारोह में तैनात सशस्त्र गार्ड्स द्वारा सख्ती से शांत करा दिया गया। वहां खड़े मुख्य पादरी ने एक गहरी और अजीब नजर से मेरी ओर देखा।
उनकी आंखों में संदेह साफ था, लेकिन फिर उन्होंने हवा में मौजूद ऊर्जा को महसूस किया और भीड़ के आरोपों को नकारने के लिए धीरे से अपना सिर हिलाया। यह आदमी भले ही दिखने में एक साधारण पादरी हो, लेकिन वह लाइट मैजिक, प्रकाश जादू का एक अत्यंत शक्तिशाली उपयोगकर्ता भी था। इस खेल की दुनिया में पादरी केवल धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि शक्तिशाली क्लेरिक्स होते थे, जो अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ही उच्च पदों तक पहुंचते थे। उनमें से किसी को भी कमतर आंकना मौत को बुलावा देने जैसा था। यही नियम इस वास्तविकता में भी लागू था। तो इस पादरी की पवित्र प्रतिष्ठा और अनुभव के कारण मुझ पर लगे जादू के आरोप जल्दी ही बेअसर हो गए। पादरी ने जान लिया था कि बैरोनेस किसी भी बाहरी प्रभाव में नहीं थी, लेकिन फिर भी यह गुत्थी अनसुलझी थी कि बैरोनेस रोज आखिर मुझे ही अपने पति और नए बैरन के रूप में क्यों चुनना चाहेंगी। पादरी ने बैरोनेस रोज की आंखों में गहराई से देखा और भारी स्वर में पूछा, बैरोनेस, क्या आप इस बारे में पूरी तरह निश्चित हैं? क्या आप समझती हैं कि आपके इस एक फैसले का इस क्षेत्र के भविष्य पर क्या असर होगा? आप वास्तव में क्या मांग रही हैं? बैरोनेस रोज पूरे समय मेरी ओर ही देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपने आसपास मची चीख पुकार और भीड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जैसे वह केवल मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। लेकिन चूंकि पादरी ने उनसे सीधे तौर पर सवाल किया था, इसलिए उनके पास जवाब देने के लिए उनकी ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं कि इस फैसले का क्या महत्व है और इसके परिणाम क्या होंगे, बैरोनेस रोज ने अत्यंत दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। पादरी के चेहरे पर एक उलझन भरा भाव आया, लेकिन अंततः उन्होंने सम्मान में सिर हिलाया। वह स्पष्ट देख पा रहे थे कि बैरोनेस के मन और आत्मा पर जादू का एक भी अंश प्रभावी नहीं था। ये पूरी तरह से उनकी अपनी इच्छा थी। लेकिन पादरी के मान जाने का यह मतलब कतई नहीं था कि बाकी लोग भी इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। खासकर वे रईस और कुलीन लोग जो शानदार रेशमी कपड़े पहने एक तरफ विशेष दीर्घा में बैठे थे। ये इस क्षेत्र के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग थे, जो दानव उपासकों के उस खूनी शुद्धिकरण पर्ज में बच गए थे। इन लोगों को मैडम रोज के शासक बनने से आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे एक गुमनाम व्यक्ति के लिए, जो अचानक कहीं से आया और अब उनके सिर पर बैरन बनकर बैठने वाला था, यह उनके अहंकार पर एक बड़ी चोट थी। इतना ही नहीं, उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरी पिछली पहचान को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि मैं वही सेक्स स्लेव था जिसे दिवंगत लॉर्ड बैरन ने मैडम रोज के मनोरंजन के लिए खरीदा था। उनकी नजरों में एक गुलाम की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति बैरन की गद्दी के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकता था। वे हंगामा खड़ा करने और बैरोनेस रोज पर अपने पद का दबाव बनाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वह रिचर्ड था, वही व्यक्ति जिसने संकट के समय मैडम रोज का साथ दिया था और मुझे जासूसी के लिए भेष बदलने का सामान दिया था। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और उग्र आवाज में गर्जा, आप सभी अपनी सीमाएं लंघ रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं कि बैरोनेस रोज अब इस क्षेत्र की सर्वोच्च शासक है? मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा जो उनकी इच्छा या उनके सम्मान के प्रति अनादर दिखाएगा। रिचर्ड की दहाड़ सुनकर वे अमीर लोग सहम गए। सफाई अभियान के बाद प्रशासन में कई पद खाली थे और रिचर्ड ने अपनी वफादारी के बल पर काफी राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी। वह मैडम रोज का दायां हाथ बन चुका था। उनमें से किसी में भी इस वक्त रिचर्ड को चुनौती देने का साहस नहीं था। उसी पल बैरोनेस रोज ने भी अपनी नजरें उन रईसों पर टिका दी। उनकी आंखों से निकलने वाले मानसिक दबाव ने उन लोगों को अपनी जगहों पर जमने के लिए मजबूर कर दिया। उनके पास पीछे हटने और इस कड़वे फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रिचर्ड ने उन्हें दबता देख एक तिरस्कारपूर्ण हुंकार भरी और वापस हमारी ओर देखने लगा। हालांकि वह ऊपर से शांत दिख रहा था, पर मैं महसूस कर सकता था कि उसकी तीखी नजरें मुझ पर टिकी थीं। उस नज़र में मुझे स्पष्ट रूप से ईर्ष्या और शत्रुता की गंध आ रही थी। जहां तक मुझे याद था, रिचर्ड कुंवारा था और शायद वह खुद मैडम रोज के करीब आने का सपना देख रहा था। भीड़ के पूरी तरह शांत होने के बाद बैरोनेस रोज वापस मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखें अभी भी उसी जवाब की प्रतीक्षा कर रही थीं। मेरी स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। मैं अपने चारों ओर से आने वाली नफरत, क्रोध और जलन की लहरों को महसूस कर सकता था। बैरोनेस रोज न केवल अत्यंत सुंदर थीं, बल्कि अब वे अपार शक्ति और संपत्ति की मालकिन भी थीं। वह लाखों पुरुषों की ड्रीम गर्ल थीं। ये हकीकत कि मैं जैसा एक साधारण व्यक्ति उन्हें हासिल कर रहा था, मेरे लिए हजारों दुश्मन पैदा करने वाला था। पर इस चौराहे पर खड़े होकर मैं पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए मैंने भारी मन से स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। बैरोनेस रोज के चेहरे पर एक विजयी और सुखद मुस्कान खिल उठी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पादरी के सामने ले आईं।
पादरी के चेहरे पर अभी भी असहजता थी, लेकिन बेरोनेस के प्रभाव के कारण उन्होंने मेरे राज्याभिषेक का अनुष्ठान शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझसे वह अंतिम शपथ पूछी तो मैंने बेरोनेस की ओर देखा। उनकी आंखों में छिपी चमक को देख मैंने अपनी नियति स्वीकार कर ली और धीमी पर साफ आवाज में कहा, मैं शपथ लेता हूं। इसी के साथ इतिहास के पन्नों में मेरा नाम बैरन राघव के रूप में दर्ज हो गया। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, बैरोनेस रोज ने वहां एक पल भी और रुकना गवारा नहीं किया। अविश्वास और क्रोध से भरी हजारों नजरों के बीच हम अपनी शाही गाड़ी की ओर बढ़े। जब हम वापस जागीर के लिए निकल रहे थे, तब भी लोगों की नफरत भरी नजरें बैरोनेस पर नहीं, बल्कि मुझ पर गड़ी हुई थीं। अगर आपको राघव और बैरोनेस रोज की यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस कहानी का अगला भाग सबसे पहले देखने के लिए एएस नॉवल वर्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला मोड़ क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहें।